और अब आपको लिए चलते हैं, हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, आपको अपडेट देते हैं कि इस क्रैकडाउन के बाद क्या अपडेट है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले बिहार चलते हैं, जहां पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में हुए क्रैकडाउन के बाद में इस पर सवाल उठते रहे, अब बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ सरकार की तरफ से कल देशव्यापी कार्रवाई की गई है। फिलहाल बिहार में क्या तस्वीर, क्या पीएफआई कार्यकर्ताओं का गुस्सा वहां भी फूट रहा है? देखिए प्रणय, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले बार से लेकर के अब तक 3 बार ये छापेमारी हो चुकी है। जब पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे थे तो उसके पहले फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी और वहाँ से कुछ लोग पकड़े गए थे और उनका कनेक्शन पाकिस्तान तक से बताया गया था। जाहिर है कि इसके दूसरी बार जब छापेमारी हुई तो बिहार में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, 12 ज़िलों में छापेमारी हुई थी, जिसमें नालंदा भी प्रमुख था। और उसके बाद जब अमित शाह पूर्णिया के दौरे पर है और आज वो पूर्णिया और किशनगंज के इलाके में रहेंगे, आज और कल 2 दिन, तो उसके पहले पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पूर्णिया में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद भी किए गए हैं, लेकिन पूरे बिहार में अब तक किसी तरह की हिंसा या इसको लेकर प्रदर्शन की खबरें नहीं आई हैं। हाँ, अलबत्ता ज़रूर है कि पीएफआई के सदस्य जो भी अभी भी हैं बने हुए, वो लोग अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। अब तक किसी ने ये नहीं कहा है कि उनका पीएफआई से संबंध है या नहीं है। तो जाहिर है कि एसडीपीआई और पीएफआई ये दोनों संगठन पूरी तरह से बिहार में जड़ जमा चुके हैं और जगह जगह पर हर जिले में उनकी जो पैठ है वो मजबूत है। प्रकाश, कितनी गिरफ्तारियां बिहार से हुई हैं कल इस सिलसिले में? लगे हुए हैं। देखिए, बिहार से गिरफ्तारी को लेकर के पूरे तौर पे अगर देखें तो अलग अलग आंकड़ा आ रहा है। जैसे पूर्णिया में अभी तक ये खबर जो है पुष्ट खबर नहीं हो पाई है कि कितने गिरफ्तार किए गए, लेकिन जरूर है कि डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, बहुत सारे सामान हैं वो बाकायदा एनआईए लेकर के चली गई है। लेकिन अभी तक ये जानकारी एनआईए की तरफ से ये नहीं दी गई है कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेनिंग कैंप्स या उनका जो लिंक है उसको तलाशने की जरूर कोशिश हो रही है। स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से पूरा लिंक तलाशने की कोशिश में बिहार पुलिस के साथ साथ एनआईए और ईडी की टीम भी लगी हुई है। सीधे अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय, जिस तरीके से कल एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी, उसके अलावा पीएफआई के दफ्तरों पर भी कार्रवाई हुई, फिलहाल आगे की कवायद किस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है आपको उत्तर प्रदेश में? देखिए प्रणय, पीएफआई का उत्तर प्रदेश में जो कनेक्शन है वो आज का नहीं, बड़ा पुराना है। आपको याद होगा हाथरस कांड में पीएफआई का रोल साफ तौर पर निकल के आया था। उसके बाद सीएनआरसी के जो दंगे हुए थे उसमें पीएफआई साफ तौर पर इन्वॉल्व था। इसके अलावा नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से आपने देखा कानपुर और प्रयागराज में हिंसा भड़की थी, दंगे हुए थे, उसमें पीएफआई का रोल निकल के आया। तो पीएफआई यहाँ लंबे समय से एक्टिव रहा है। इसी कड़ी में जब एनआईए की ओर से छापेमारी कल की गई है तो यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ के सहयोग से 8 से 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी आला अधिकारियों की तरफ से कुछ अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का हमारा ये बताना है कि पीएफआई लगातार यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए हो या अन्य तरीकों से भावनाएं भड़काने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा धर्मांतरण में भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब जब ये लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इनसे पूछताछ लगातार जारी है। इनके पास से लैपटॉप से लेकर के मोबाइल सिम बरामद हुए हैं कई सारे। इसके अलावा कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे कड़ियाँ जोड़ करके इस पूरे मामले में कार्रवाई को बढ़ाया जा रहा है। मान के चलिए कि अभी कई सारे बड़े खुलासे होंगे जिनमें साफ तौर पर इनके उत्तर प्रदेश संजय कड़ियां जोड़कर पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस पूरी जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जयपुर से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में भी पीएफआई की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। मनीष, जिस तरीके से कल राजस्थान के अंदर खासतौर पर जयपुर मोती डूंगरी के इलाके के अंदर पीएफआई के दफ्तर पर कार्रवाई की गई, अब वहां से हुई गिरफ्तारियों के बाद एनआईए और खासतौर पर राज्य पुलिस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ा रही है? प्रणय, पीएफआई का राजस्थान कनेक्शन एनआईए के लिए जबरदस्त इनपुट मिले थे। उसके बाद राजस्थान में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि आसिफ मिर्जा, जो कि पीएफआई का राजस्थान प्रेसिडेंट है, उसकी गिरफ्तारी केरल से हुई है। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इसी महीने की शुरुआत में पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट OM सलेम जयपुर आए थे और महज 4 दिन पहले फिर आसिफ मिर्जा केरल गए।
जो एनआईए को इनपुट मिला है वो ये है कि राजस्थान में भड़काऊ साहित्य पीएफआई के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी थी, खासतौर पर हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाने के लिए कुछ देसी हथियार जिनमें तलवार और कटार जो केरल से यहां आनी थी, साथ ही साथ खो नागोरियान इलाका है जयपुर का जो सांगानेर तहसील में पड़ता है, वहां पर OM सलेम की जो बैठक हुई थी 11 सितंबर के आसपास, उस पर भी एनआईए की नजर है। किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या मंसूबे थे, और जैसा आपने बताया उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के अलावा करौली में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था उसको लेकर के भी पीएफआई ने राजस्थान सरकार को जो इनपुट दिया था 2 दिन पहले आशंका जता दी गई थी एक चिट्ठी के जरिए कि सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। तो ये तमाम वो बातें हैं जिन्हें एनआईए अब अपनी जांच के दायरे में ले चुकी है। जी प्रणय। बिल्कुल मनीष, तो जिस तरीके से पीएफआई की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि पीएफआई करीब 1.5 दशक पुराना ये संगठन कई बार कट्टरपंथ को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर इस पर सवालों के घेरे में आया है, लेकिन सिमी ही बदलकर पीएफआई हुआ, ये आरोप भी लगते रहे और सिमी का बड़ा गढ़ मध्य प्रदेश में था। हम सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं जहां मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से आरोप लगते रहे कि सिमी के ही कार्यकर्ता बाद में पीएफआई में चले गए, जिस तरीके से कल भोपाल में कार्रवाई हुई, जिस तरीके से इंदौर में कार्रवाई हुई, उज्जैन में कार्रवाई हुई, अब क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में इस जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने जिस तरीके से इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की है उसके बाद से ये संगठन बहुत ही सुप्तावस्था में है। ये इनका सबसे बड़ा सेंटर इंदौर था जहाँ पे जो उनका दफ्तर था वहाँ पे रात में छापा मारा और इंदौर से 3 लोगों को उठाया, जिसमें प्रमुख था जो मध्य प्रदेश का प्रमुख था अब्दुल करीम बेकरी वाला। ये बड़ा आदमी था जो वहाँ पूरे लोगों को नेटवर्क में करता था। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश का जो सचिव है अब्दुल जमील शेख, ये कुछ दिनों पहले ही इसको उज्जैन से उठाया है और ये कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक के उडुपी से लौटा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंप वगैरह लगाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल मध्य प्रदेश ने इस पूरी कार्रवाई को एटीएस ने अंजाम दिया है और एटीएस के लोगों की हिरासत में भोपाल इन सबको ले आया गया है और थोड़ी देर बाद में इनको किसी अस्पताल में पेश करके इनको एनआईए की कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की तफ्तीश जारी होगी। मगर मध्य प्रदेश में पीएफआई उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जिस बड़ी तादाद में सिमी था। मगर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, खासकर खरगोन के दंगे, तब भी पीएफआई का नाम आया था, तो उसके बाद से लगातार पुलिस की निगाहों में ये सारे लोग हैं। और इंदौर में जिस जगह पे छापा मारा था, मैं उसका बता दूं कि उस जगह पे लिखा हुआ था कम्युनिटी सेंटर, किसी दफ्तर का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो कम्युनिटी सेंटर के रूप में दफ्तर चलाया जा रहा था जहां लोगों को जोड़ा जाता था, इकट्ठा किया जाता था। पुलिस उस पूरे इलाके से काफी बड़ी तादाद में साहित्य, कागजात और सब ले गई और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद मध्य प्रदेश में और जहां जहां इनके नेटवर्क है, मध्य प्रदेश के तकरीबन 11 जिले जाहिर तौर पर प्रदेश तो पहचान छुपाकर ये पूरा आतंकी कनेक्शन और सांप्रदायिक हिंसा का कारोबार चलाने की कोशिश जिस तरीके से पीएफआई कर रही थी उसके खिलाफ अब पूरा क्रैकडाउन किया जा रहा है। शुक्रिया ब्रजेश आपका, प्रकाश आपका और साथ ही मनीष आपका भी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई चल रही है, इस पर जहां पीएफआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं एनआईए और ईडी की इस रेड को लेकर सियासत की भी एंट्री हो गई है। टेरर फंडिंग में एनआईए और ईडी की रेड पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी लगातार शुरू हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनआईए के महा सर्च ऑपरेशन के बाद पीएफआई के खेमे में हलचल मच गई है। पीएफआई ने रेड के खिलाफ केरल बंद का आह्वान किया है, तो वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि आखिर पीएफआई का जुर्म क्या है। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पीएफआई के खिलाफ एनआईए की रेड पर शोर और सियासत इतनी ही नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रेड पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है, जबकि संघ एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर आक्रामक है। पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की? जब आपके पास ये सारे सबूत थे, आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? जो भी आदमी केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उससे जुड़े हुए लोग, उससे जुड़े हुए बिजनेसमैन, उससे जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है सीबीआई, ईडी सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाती है। अगर जिस तरीके से केंद्र सरकार इन एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है,
इन एजेंसीज की अपनी साख जो है वो भी लगातार गिर रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद, पीएफआई और ऐसे कई संस्थाएं और मूवमेंट यह हिंसा के रास्ते पर हैं, इसलिए हिंसा का मार्ग सबने छोड़ना चाहिए और हिंसा का मार्ग छुड़वाने के लिए जो उचित कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। CAA NRC विवाद हो, गजवाए हिंद का एजेंडा हो या फिर हिंदू विरोधी कैंपेन, PFI का नाम हर जगह आया है जहां देश का अमन चैन बिगड़ा है। गृह मंत्रालय इस पूरे सर्च ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। PFI पर रेड वाली सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा गृह मंत्री अमित शाह ने 29 अगस्त को ही लिख दी थी। बिहार के फुलवारी शरीफ में PFI के नेटवर्क का मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को PFI के नेटवर्क और टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। PFI के खिलाफ अगर NIA और ED को सॉलिड सबूत मिले तो मुमकिन है कि संगठन पर बैन लग जाए। वैसे PFI के टॉप लीडर्स ये जानते थे कि एक न एक दिन बैन का खतरा मंडराएगा, इसलिए अपने एंटी इंडिया एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए PFI ने कई दूसरे संगठन शुरू कर दिए हैं, लेकिन PFI का ये प्लान भी काम नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।